न्यूज 18 का सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा आपको बताते हैं। न्यूज 18 के पास राम मंदिर ट्रस्ट की डीड की कॉपी आई है। 5 फरवरी 2020 को रजिस्टर्ड हुआ था ये ट्रस्ट और खेलाराम मुर्मू और के पराशरन के रजिस्टर कराया था। ये जो रजिस्टर है वो अब न्यूज 18 के पास आ गया। खेलाराम मुर्मू और के पराशरन ने ये रजिस्टर कराया था। 5 फरवरी 2020 को ये रजिस्टर्ड हुआ था ट्रस्ट। आपको बता दें कि न्यूज 18 के पास राम मंदिर ट्रस्ट की डीड की कॉपी आ चुकी है। 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट को रजिस्टर कराया गया था। खेलाराम मुर्मू और पराशरन ने इस ट्रस्ट को रजिस्टर कराया था, जिसकी तस्वीर भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट की आज होने वाली बैठक पर देश की नजर है। दोपहर 3 बजे ट्रस्ट की बैठक शुरू होगी। चंपत राय और अनिल मिश्रा ट्रस्ट से बाहर किए जाएंगे। ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति नहीं होगी फिलहाल। वहीं ट्रस्ट के नए सदस्यों के नामों का भी ऐलान हो सकता है। खबर है कि वीएचपी महामंत्री बजरंग बांगड़ा, बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दनेरिया और रिटायर्ड आईएफएस और आरएसएस के पूर्वी यूपी के संघ चालक कृष्ण मोहन को ट्रस्ट में शामिल किया जा सकता है। और अगली खबर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी बताते हैं। नरेंद्र मोदी से जुड़ी खबर है। पीएम मोदी आज से 3 देशों के दौरे पर निकल रहे हैं। 6 से 11 जुलाई तक 6 दिवसीय हिंद प्रशांत दौरा होगा पीएम मोदी का इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड दौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 11 जुलाई तक 3 देशों के दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान वो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 9 बजे से दिल्ली से जकार्ता के लिए रवाना हुए और शाम को वहां पहुंचेंगे। 7 जुलाई को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी और इसके अलावा वे प्रबमानन मंदिर भी जाएंगे। आगे के दौरे में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में शिखर सम्मेलन और न्यूजीलैंड में द्विपक्षीय चर्चाओं में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने वाले हैं। पीएम मोदी का मेगा विदेश दौरा अभी होने वाला है। तो देखिए, 11 जुलाई से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर पीएम मोदी जाने वाले हैं। और देखिए, दिल्ली एनसीआर में आज बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। ऑरेंज अलर्ट बारिश को लेकर के जारी किया गया है। कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है और इसको लेकर के मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अलर्ट जारी कर दिया है। आज कई इलाकों में दिल्ली एनसीआर के बारिश हो सकती है और इसको लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। और देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। दिल्ली में लगातार उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं और इस बीच अब मौसम विभाग ने एक अच्छी खबर सुनाई है कि बारिश हो सकती है और बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, आकृति मौत मामले में पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है। बिल्डिंग के नीचे महिला की लाश मिली थी। मृतक के परिजनों ने पति पर आरोप लगाए थे। दिल्ली के चर्चित लोधी कॉलोनी केस में पुलिस ने यह बड़ा कदम उठाया है और आकृति के पति अरस्तु को गिरफ्तार कर लिया गया है। आकृति का शव ससुराल के करीब 10 किलोमीटर दूर संदिग्ध परिस्थिति में पाया गया था, जिसके बाद परिवार ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया था। परिजनों का दावा है कि आकृति को लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था और हत्या के बाद पूरे मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। अब पति की गिरफ्तारी के बाद जांच नए मोड़ पर पहुंच गई है, जबकि परिवार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। और देखिए, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आस्था का सैलाब अमरनाथ में उमड़ा हुआ है। पहाड़ की कड़ी चढ़ाई के साथ श्रद्धालुओं का उत्साह भी अमरनाथ गुफा में विराजमान बाबा बर्फानी के अलौकिक दर्शन के लिए बढ़ता जा रहा है। चाक चौबंद सुरक्षा के बीच पहलगाम के नुनवान और बालटाल बेस कैंपों से अमरनाथ श्रद्धालुओं का जत्था लगातार पवित्र गुफा तक पहुंच रहा है। जिन भक्तों को बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य मिला, वो दिव्य दर्शन पाकर बेहद गदगद हैं। और देखिए, अमरनाथ यात्रा के दुर्गम रास्तों पर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बढ़ रहे श्रद्धालुओं के लिए सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का
मे आई हेल्प यू अभियान एक सुरक्षा कवच और सबसे बड़ा सहारा बनकर उभरा है। विपरीत परिस्थितियों में भी सीआरपीएफ के जवान अमरनाथ यात्रा में विघ्न ना पड़े, इसके लिए 24 घंटे मुस्तैदी से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो देखिए, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का जत्था लगातार मुश्किल चढ़ाई करके पहाड़ की उनके पास पहुंच रहा है और इस दौरान सीआरपीएफ के जवान भी श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी ना आए, लगातार तत्पर हैं। और अब बात करेंगे बिहार की सियासत की। बांकीपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो चुका है और इसके साथ ही सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। कल तक जो विपक्ष बीजेपी को पछाड़ने के लिए एकजुट होने का दावा कर रहा था, आज विपक्षी गठबंधन में ही खाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। आरजेडी ने बांकीपुर सीट पर अपनी दावेदारी जता दी है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बांकीपुर से आरजेडी अपना उम्मीदवार उतारेगा। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी के आला नेता लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव करेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। पार्टी प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने कहा कि कांग्रेस को अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए, ना कि किसी और को समर्थन करना चाहिए। जाहिर है कि दोनों नेताओं की इस बयानबाजी ने साफ कर दिया है कि विपक्षी खेमे में सब कुछ ठीक नहीं है और बांकीपुर की लड़ाई आरजेडी कांग्रेस के बीच खाई तक पहुंच गई है। बांकीपुर सीट पर जो विधानसभा का उपचुनाव होना है 30 तारीख को, इस पर राष्ट्रीय जनता दल अपना उम्मीदवार देगी। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार 2025 के विधानसभा चुनाव में भी 44,000 लगभग वोट लाए थे। मुख्य विपक्षी दल है, धरातल पर सबसे मजबूत बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। बाकी फैसला नेतृत्व को करना है, लेकिन ये तय है कि विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है बांकीपुर में, उसमें राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार होंगे। इसमें कहीं कोई शक शंका नहीं है। बांकीपुर सीट पर कांग्रेस का दावा सबसे मजबूत बनता है। बांकीपुर सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है, इसलिए इंडिया गठबंधन के जो तमाम दल हैं, सहयोगी दल हैं, उन्हें इस पर निर्णय लेना है। हमें अकेले निर्णय नहीं लेना है। और अगर इंडिया गठबंधन का कोई दल बिना सहयोगी दलों से बातचीत किए उस पर अपना दावा कर रहा है या अपने उम्मीदवार की घोषणा कर रहा है, इसका मतलब है कि वो इंडिया गठबंधन से अलग है, वो बाकी दलों को महत्व नहीं दे रहा है। तो हम वैसे किसी सहयोगी को महत्व देने के लिए विवश नहीं है, मजबूर नहीं है। वहां हमारी मजबूत दावेदारी है। तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर विपक्षी दलों में सिर्फ टवल शुरू हो गया है। जिस कांग्रेस के नेता कल तक प्रशांत किशोर को समर्थन देने की वकालत कर रहे थे, उसी कांग्रेस ने अब अपना उम्मीदवार उतारने की बात कर दी है। तो सहयोगी आरजेडी भी ताल ठोक रहा है। ऐसे में चुनाव से पहले ही आरजेडी कांग्रेस में भिड़ंत पर एनडीए नेताओं ने जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने कहा है कि विपक्ष की लड़ाई एनडीए से नहीं बल्कि उनकी आपस में ही लड़ाई है और ऐसे में बिखरे विपक्ष पर जनता कभी भी भरोसा नहीं करेगी, एनडीए को ही अपना समर्थन देगी। विपक्ष की लड़ाई भाजपा से नहीं, आपस में है। जन स्वराज अलग उम्मीदवार उतार रहा है, राजद अलग दावा कर रहा है और कांग्रेस भी मैदान में उतरने की बात कर रही है। इस महागठबंधन में नेता, नीति और नियत पर ही सहमति नहीं है। वह भाजपा को क्या चुनौती देगा? चाहे वो तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस हो। तेजस्वी यादव तो यूरोप के यात्रा पे चले गए हैं और कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही बिखरी हुई है। दोनों में सिर्फ टोवल चल रहा है। और देखिए, बांकीपुर से जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने कहा है कि बांकीपुर की जनता पढ़ी लिखी है और समझदार है। ऐसे में ये चुनाव ना सरकार बनाने के लिए ना ही विधायक बनाने के लिए है। अगर बिहार की राजनीति में बदलाव होना है तो इसी उपचुनाव से बदलाव की शुरुआत होगी। में उपचुनाव हो रहा है इसलिए कि ये भाजपा का सो कॉल्ड इतना बड़ा किला है जिसको जहां भाजपा को हराया नहीं जा सकता है। इसलिए क्योंकि मैं समझता हूं कि बिहार के सबसे पढ़े लिखे, सबसे प्रबुद्ध, सबसे समृद्ध मतदाता बांकीपुर में रहते हैं। तो अगर बिहार में परिवर्तन होना है, बदलाव होना है, तो बिहार के सबसे पढ़े लिखे समृद्ध लोग अगर उस अभियान के, उस प्रयास का हिस्सा नहीं बनेंगे तो बिहार में बदलाव कैसे होगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि बिहार के सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाता बिहार में एमएलए बनाने के लिए नहीं, सरकार बनाने और हटाने के लिए नहीं, बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत के लिए वोट करेंगे और निश्चित तौर पर उनके सामने अब एक विकल्प है, उस विकल्प के पक्ष में वो खड़े होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।
और देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि बांकीपुर सीट से निश्चित तौर पर बीजेपी की ही जीत होगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। विपक्ष की दावेदारी पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। लोकतंत्र में चुनाव में किसी को भी कहीं से खड़ा होने का अधिकार है और जनता मालिक होती है वोट के समय में। जहाँ तक बांकीपुर के चुनाव का बात है, ये पूरे बिहार के लिए इतनी बड़ी प्रतिष्ठा की बात है कि बिहार के ही आदमी जो नेता है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया भारतीय जनता पार्टी। और बांकीपुर में एनडीए जो हम लोगों को फीडबैक है, जो जानकारी है, बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीता। और देखिए, बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष में अपनों के बीच तलवारें खिंच गई हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का दावा है कि आरजेडी, कांग्रेस या प्रशांत किशोर कोई भी लड़े, परिणाम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, इतना जरूर है कि विपक्ष में इस बात को लेकर लड़ाई जरूर है कि बांकीपुर में नंबर 2 पर कौन रहेगा और नंबर 3 पर कौन रहेगा। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रशांत किशोर सिर्फ चर्चा में ही रहेंगे। कांग्रेस और चाहे प्रशांत किशोर लड़े, प्रशांत किशोर चर्चा में बहुत रहेंगे, क्योंकि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में कहीं पे जमानत भी उनके उम्मीदवार की नहीं बची थी। आरजेडी और कांग्रेस दोनों दावा कर रही हैं और दोनों के दावे जो है वो करने का उनका अधिकार है, ये उनका मामला है। सब लोगों को है कि नंबर 2 पे कौन आएगा, नंबर 3 पे कौन आएगा, इसके लिए प्रयासरत है। और देखिए, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बिहार के मंत्री संतोष सुमन ने भी विपक्ष पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के लोग चुनाव लड़ने से डर गए हैं और मैदान छोड़कर भाग गए हैं। संतोष सुमन ने कहा कि बांकीपुर का जो नतीजे आएंगे बीजेपी के पक्ष में ही आएंगे और इसमें किसी को कोई भी शक नहीं होना चाहिए कि महागठबंधन के लोग उस सीट पर चुनाव लड़ने से डर गए हैं, मैदान छोड़ के भाग गए हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी वहां से चुनाव लड़ी थी, उसने हाथ खड़ा कर दिया। तो आप यही समझ लीजिए कि कितना डर है आज भी महागठबंधन के लोगों को। एनडीए राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का वो सीट है और हम समझते हैं कि वो सीट पर कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। उनकी पुरानी सीट है, उन्होंने काम किया है, जनता का आशीर्वाद उनके साथ है, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। कौन लड़े क्या लड़े, इससे क्या मतलब। और देखिए, राहुल गांधी के बिहार दौरे पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं कांग्रेस की लुटिया डूब जाती है। बंगाल गए, असम गए, महाराष्ट्र गए, हरियाणा गए। उनके पुराने सहयोगी डीएम की भी उनसे अब दूर हो गई है। राहुल गांधी जी जहां भी जाते हैं कांग्रेस की लुटिया डूब जाती है। बंगाल गए, आसाम गए, बाकी देश में महाराष्ट्र गए, हरियाणा गए, तो जहां जाते हैं तो कांग्रेस का आप हाल देखते ही हैं। उनके पुराने सहयोगी अन्ना डीएम के भी उनसे दूर हो गए। चलिए, आने का अधिकार तो उनका है, लेकिन जनता कुछ नहीं करने वाली। याद है ना एसआईआर पर कितना उन्होंने यहाँ पर खुराफात किया था, क्या हुआ। तो राहुल गांधी जनता की नब्ज को नहीं समझते हैं और बिहार में अब नेताओं के घरों की पहचान सिर्फ नेम प्लेट या बोर्ड से नहीं बल्कि उनके घरों के रंग से भी होने लगी है। पहले ज्यादातर मंत्री और विधायकों के सरकारी आवास एक जैसे रंग में नजर आते थे, लेकिन अब कई आवास राजनीतिक दलों के प्रतीक के रंगों के अनुसार रंगे जा रहे हैं। ऐसे में आवासों का रंग भी अब राजनीतिक पहचान का हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है। इस बदलाव के पीछे क्या वजह है और इसका क्या असर पड़ रहा है, देखिए पटना से संवाददाता अमित कुमार की खास रिपोर्ट। 39 हार्डिंग रोड, ये आवास जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री और जो विधान परिषद के जो नेता प्रतिपक्ष हैं राबड़ी देवी को आवंटित हुआ है। पहले ये आवास विनोद नारायण झा को मिला हुआ था, उस समय ये भगवा कलर का हुआ करता था, सफेद और भगवा कलर का। लेकिन जैसे ही राबड़ी देवी को मिला, इस आवास का रंग रोगन किया गया, रंग बदल दिया गया और देख सकते हैं कि अब ये आवास जो है वो यहाँ पे हरा और सफेद रंग से रंगा गया है। और पूरे तौर पे ये तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं कि देखिए ये आवास जो है सफेद और हरा कलर से रंग दिया गया है। तो कह सकते हैं कि इस आवास का रंग भी जो है वो पार्टी का जो रंग है उससे
समानांतर रूप से उसी से रंगा गया है। तो और भी जो विधायक हैं उनके आवास के रंगों का हम जायजा लेंगे और बताएंगे कि देखिए किस तरह से अब विधायकों की पहचान जो है वो उनके आवास के रंगों से होने लगी है कि वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, किस पार्टी के वो विधायक हैं। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं दूसरे विधायकों के आवास। अब हम पहुंचे हैं कृष्ण कुमार ऋषि जो बीजेपी के विधायक हैं, इनके आवास पे। और यहाँ देखिए इनका आवास जो है वो भगवा कलर से है और बगल में भाई वीरेंद्र का आवास है। देखिए इनका भाई वीरेंद्र के आवास का रंग जो है वो हरे रंग का है। तो कह सकते हैं कि सभी पार्टी जो है वो उनके विधायक जो हैं वो अपने अपने पार्टी के जो प्रतीक रंग है उससे अपने आवासों को रंगना पसंद करने लगे हैं और इसी से पहचान भी होने लगी है कि कौन से पार्टी के विधायक हैं। अमूमन लोग जो हैं जो राजनीतिक गलियारे से जुड़े होते हैं उनको पता होता है कि कौन सा नेता किस दल का है, कौन से विधायक किस दल से आते हैं, पार्टी से आते हैं। लेकिन जो नहीं जानते हैं वो भी अब रंग के आधार पर जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं कि कौन सा जो विधायक है किस दल से है और वो उनके रंग के अनुसार जो है वो जानने पहचानने लगे हैं। तो कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए बेगूसराय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रेस वार्ता कर उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला लेकिन अब केंद्र सरकार उनके कार्यों को सम्मान दे रही है। उन्होंने बताया कि बिरौनी और रिफाइनरी और नगर निगम के सहयोग से बेगूसराय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा स्थापित करने का फैसला लिया गया है। बांग्लादेश में होता कांग्रेसियों का कोई योगदान नहीं। उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, बंगाल के लोग और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और 1952 में 3 सांसद जनसंघ के जीते, वो बंगाल से जीते। और देखिए आरा से बड़ी खबर है जहां बिलौटी गांव में भरत तिवारी की मौत के बाद परिजन और ग्रामीण लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। 17 जून को बिलौटी गांव में पुलिस एनकाउंटर में भरत तिवारी की गोली लगने से मौत हो गई थी। परिजन घटना में शामिल दोषी पुलिसकर्मियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। वहीं घटना के बाद भरत की मां आशा देवी ने कहा कि अगर 8 जुलाई तक दोषी पुलिसकर्मियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो 9 जुलाई से वो आमरण अनशन करेंगी और परिवार के लोगों ने सुरक्षा देने की भी मांग की है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक बार फिर कहा है कि न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है और समय सीमा के भीतर जांच रिपोर्ट आएगी। ऐसे में लोगों को जांच आयोग पर भरोसा रखना चाहिए और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर दोषियों के खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार के कैबिनेट ने फैसला किया, कैबिनेट ने फैसला किया कि जुडिशल कमीशन बना करके जांच हो और वो गए भी वहां पर। जुडिशल कमीशन के जो जिनको जवाबदेही मिला है वो जा करके वहां मिले भी हैं और इंक्वायरी कर रहे हैं और टाइम बॉन्ड इंक्वायरी ये भी नहीं की। तो ये विश्वास एनडीए सरकार पर और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी पर रखना चाहिए कि जब उन्होंने कमीशन बनाया, कमीशन बनाने का उद्देश्य क्या था कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, इसलिए न बनाया जाता है कमीशन। कमीशन बनाया गया, कैबिनेट ने बना दिया है, तो लोगों को कमीशन के फाइंडिंग का इंतजार करना चाहिए और बिहार में एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जो भी कमीशन का रिपोर्ट होगा निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। इधर बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री संतोष सुमन ने भी भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर बयान दिया है। दरअसल मंत्री अशोक चौधरी ने कल भरत तिवारी के घर का दौरा किया था और इंसाफ का भरोसा दिलाया था। अशोक चौधरी के भरत के घर जाने के सवाल पर संतोष सुमन ने कहा कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे में इस घटना को लेकर सभी को राजनीति से बचना चाहिए। समझते हैं कि जब कोई जांच हो रहा है और सर्वोच्च जांच है, न्यायिक जांच है, तो जब तक उस जांच का फलाफल नहीं आए तो हम सबको कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, हम सबको परहेज करनी चाहिए। आप विश्वास रखिए हमारी सरकार पर, माननीय मुख्यमंत्री जी पर। जांच स्पष्ट सब चीज कर देगा, ट्रांसपेरेंट है और जो भी बातें हैं सारी कार्रवाई उस पर हो रही है। इस पर अब हम नहीं समझते हैं कितना बोलने की जरूरत। लेकिन इस तरह का राजनीति जो होता है ना,
हम समझते हैं जनता को दिलभ्रमित लोग करते हैं। अकाउंटेबिलिटी आपकी जनता का सेवा करना है, जनता के लिए विकास करना है। कोई रातों रात चमकने के चक्कर में कुछ न कुछ करते हैं करने। और देखिए, पटना में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक जेडीयू कार्यालय पहुंच गए और इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा भी की। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को कई जरूरी निर्देश दिए। नीतीश कुमार के अचानक कार्यालय पहुंचने से कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल दिखा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनके आने से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है और उनका मार्गदर्शन पार्टी को मजबूत करने में मदद देता है। पार्टी को जो साथी हैं उनसे मिलते रहते हैं और उनके आने से जो है हमारे कार्यकर्ता जो है उत्साहित तो रहते हैं। क्या कुछ बोला है? एनर्जी मिलता है उनको। क्या कुछ देखा है? हाँ, उन्होंने देखा और कुछ मार्गदर्शन दिया। तो नीतीश जी के एक्टिव रहने से कैसा महसूस होता है सर? कैसा लगता है पार्टी के लिए? कितना महसूस? सब लोग में ऊर्जा आ जाती है, सभी लोग में ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। उनके आने से हम लोग को मार्गदर्शन मिलता है और दिशा निर्देश देते रहते हैं।